दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का नामो निशान लगभग मिट चुका था। गलियां सूनी हो चुकी थीं। शहर के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आती थी, कराहते दहाड़ते हुए ज़ॉम्बीज़ की। ये वो वक्त था जब जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत थी। और इसी खौफनाक दुनिया के बीच एक सीधा सा मासूम लड़का अकेला सरवाइव कर रहा था, हर दिन मौत से खेलते हुए, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि शायद कहीं कोई और भी जिंदा हो। कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक छोटे से शहर से। यहाँ एक छोटी सी कॉमिक कंपनी थी जो अलग अलग तरह की कॉमिक बुक्स बनाती थी। कंपनी भले ही बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां काम करने वाले लोगों के अंदर अपने काम को लेकर जबरदस्त जुनून था। कंपनी का एक डायरेक्टर था और उसके नीचे 4 आर्टिस्ट काम करते थे जो अलग अलग कैरेक्टर्स और ड्राइंग्स बनाते थे। उन्हीं में से एक था यूके नाम का लड़का। कॉमिक्स बनाना उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि उसका शौक था, पैशन था। उसे इस काम से सच्चा प्यार था, भले ही सैलरी कम थी। फिर भी वो पूरे दिल से अपने काम में लगा रहता था। वहीं उसी ऑफिस में मिथु नाम की एक लड़की भी काम करती थी, जो काफी शांत स्वभाव की थी और अपने काम में हमेशा डूबी रहती थी। एक दिन जब सब लोग अपने अपने डेस्क पर बैठकर काम में व्यस्त थे, तभी ऑफिस में रखे टीवी से अचानक तेज आवाज आने लगी। सबका ध्यान उधर गया। स्क्रीन पर एक अजीब सी खबर चल रही थी। न्यूज रिपोर्टर किसी सड़क का लाइव फुटेज दिखा रहा था। एक आदमी अपने कुत्ते को घुमाने निकला था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक औरत अचानक वहां आती है और बिना किसी वजह के सीधे उस कुत्ते पर झपट पड़ती है। उसने सचमुच कुत्ते को काट लिया था। टीवी पर यह नजारा देखकर सबके चेहरे पर हैरानी जम गई और जब कुत्ते का मालिक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उस औरत ने उसे भी काट लिया। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि वो कुत्ता और उसका मालिक दोनों का ही व्यवहार अजीब होने लगा। इस खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। सब लोग परेशानी में आ गए थे कि आखिर शहर में चल क्या रहा है। कुछ देर बाद फिर एक और खबर आती है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये सुनकर ऑफिस में बैठे सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी यूके का एक कॉलीग हंसते हुए मजाक करता है, भाई तू भी जरा संभल कर रहना आने वाले कुछ दिनों में। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी ना मिलने का गुस्सा तुझसे अजीब हरकतें करवा दे और पुलिस तुझे भी उठा ले जाए। सबके हंसने की आवाज गूंजती है, लेकिन यूके के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसे यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने सीधा जवाब दिया, तुम लोगों को पता भी है कॉमिक्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं, अपने पैशन की वजह से करता हूँ। उसके लहजे में सच्चाई थी। यूके की ये बात सुनकर बाकी सब थोड़े हैरान रह गए, फिर मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हैं। माहौल अचानक पॉजिटिव हो जाता है। सब जोश में आकर चिल्लाने लगते हैं, कॉमिक्स हमारी जान है। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे यूके का जुनून सब में उतर आया हो। कॉमिक्स अब उनके लिए भी सिर्फ काम नहीं, एक पैशन बन चुकी थी। लेकिन तभी किसी की आवाज आती है, यूके यूके। यूके की आंखें झपकती हैं और वो होश में आता है। सामने वही ऑफिस था, वही साथी, लेकिन अब सब कुछ शांत था। असल में अभी तक जो भी बातें, जोश और नारेबाजी हो रही थी, वो सब उसके सपने में था। वो अक्सर ऐसे ही अपने ख्यालों में खो जाता था। दिन भर कॉमिक्स की दुनिया में उलझा रहता, खुद को समझाने की कोशिश करता कि कॉमिक्स ही मेरा पैशन है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक और ख्वाहिश दबी थी, एक अच्छी नौकरी की। सपनों में वो खुद को हमेशा एक हीरो की तरह देखता, लेकिन हकीकत में वो बहुत शर्मीला था। किसी के सामने 2 शब्द बोलने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। उसका सारा कॉन्फिडेंस, सारी हिम्मत सिर्फ उसकी कॉमिक्स और उसके सपनों में ही जिंदा थी। उसी वक्त डायरेक्टर ऑफिस में दाखिल होता है और सबकी ओर देखते हुए पूछता है, तो बताओ नई कॉमिक पूरी हुई या नहीं। मिथु तुरंत जवाब देती है, सर मेरी स्टोरी पूरी हो गई है। डायरेक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तो अपनी स्टोरी लेकर ऑफिस में आओ, देखते हैं क्या लिखा है इस बार। कमरा फिर से काम के माहौल में लौट आता है, लेकिन यूके अब भी चुप था। शायद सोच रहा था कि कब उसकी कहानी भी किसी कॉमिक की तरह चमकदार बनेगी। मिथु वहां चली गई और उसके बाद जब ऑफिस खत्म हुआ तो यूके धीरे धीरे घर लौट आया। घर पर पहले से सुजुकी थी, वही लड़की जिससे वो प्यार करता था। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। सुजुकी ने यूके को देखा तक नहीं। बिना कुछ कहे उसने टीवी ऑन किया, अपने तकिए पर सिर रखा और चुपचाप लेट गई। यूके ने भी कोई बात नहीं की। जैसे रोज करता था वैसे ही अकेले बैठकर खाना खाने लगा। कमरे में बस टीवी की हल्की रोशनी और चम्मच की टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। तभी टीवी पर एक लड़की की आवाज आई, कभी ऐसे इंसान से प्यार मत करना जो सिर्फ अपने काम में डूबा रहता है, वरना इस छोटी सी जिंदगी में तुम सब कुछ खो दोगे, यहां तक कि प्यार का मतलब भी भूल जाओगे। सुजुकी ने यह लाइन सुनते ही टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया। उसका इरादा साफ था,
वो बात यूके के दिल तक पहुंचानी थी। यूके ने सिर झुका लिया। उसे अंदर तक चोट लगी। उसे महसूस हुआ कि सुजुकी ने सच में बहुत कुछ सहा है। वो हमेशा अपनी ड्राइंग्स, अपनी दुनिया में इतना खोया रहा कि उसके पास सुजुकी के लिए वक्त ही नहीं बचा। उस रात यूके को नींद नहीं आई। वो टेबल लैंप जलाकर अपनी कॉमिक्स की ड्राइंग्स बनाने बैठ गया। कागज पर पेंसिल की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर बाद उसने पुराने स्केचेस देखे, वही जिनके लिए कभी उसे बेस्ट कॉमिक आर्टिस्ट के अवार्ड्स मिले थे। एक वक्त था जब उसका नाम लोगों की जुबान पर था, लेकिन अब बस यादें बची थीं। थोड़ी देर बाद यूके ने अपना छोटा सा लॉकर खोला। अंदर एक गन और उसका लाइसेंस रखा था। उसने गन उठाई, आईने के सामने खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक खुद को देखा, जैसे किसी हीरो की तरह पोज दे रहा हो। फिर खुद से हल्की हंसी में बोला, हीरो। उसी वक्त सुजुकी ने कहा, तुम्हें पैसों की पड़ी नहीं, कोई फिक्र नहीं, और अब क्या मुझे सोने भी नहीं दोगे? यूके ने पलटकर कहा, थोड़ा सब्र करो सुजुकी। बस मेरी पहली कॉमिक पब्लिश होने दो, फिर देखना पैसे भी आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बस थोड़ा समय दो मुझे। वो उसकी आंखों में भरोसा ढूंढ रहा था, लेकिन सुजुकी के चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। अगले दिन यूके अपनी कॉमिक्स की स्क्रिप्ट लेकर एक पब्लिशर के ऑफिस पहुंचा। पूरे जोश के साथ उसने फाइल उसके सामने रखी। पब्लिशर ने कुछ मिनटों तक स्टोरी पढ़ी, फिर सिर उठाकर बोला, इसमें नया क्या है? ये तो बाकी कॉमिक्स जैसी ही लग रही है, कुछ यूनिक नहीं दिख रहा। यूके के चेहरे की उम्मीद धीरे धीरे उतरने लगी। तभी वहां एक पॉपुलर कॉमिक्स राइटर अंदर आया। पब्लिशर तुरंत उठकर उससे मिलने चला गया। यूके ने उस राइटर को देखा और पहचान लिया। वही इंसान था जो 15 साल पहले उसी फंक्शन में अवार्ड जीत चुका था, जिसमें यूके को भी सम्मान मिला था। फर्क बस इतना था, वो राइटर अब मशहूर था और यूके अब तक अपनी पहली कॉमिक्स भी पब्लिश नहीं कर पाया था। कमरे में बस एक हल्की सी मुस्कान रह गई जो यूके ने खुद पर की थी। वही राइटर अब इतना फेमस हो चुका था कि हर बड़ा पब्लिशर उसके पीछे भाग रहा था। इसी बीच उसी पब्लिशर ने यूके की स्टोरी को ठुकरा दिया और उस पॉपुलर राइटर को एंटरटेन करने चला गया। ये देखकर यूके अंदर तक टूट गया। उसे लगा जैसे सच में वो दूसरों के सामने कुछ भी नहीं, बस एक नाकाम इंसान, एक लूजर। दिल भारी लिए वह सीधा सुजुकी के पास लौट आया। सुजुकी ने जैसे ही उसे देखा सबसे पहले यही पूछा, क्या उसकी कॉमिक पब्लिश हो गई? लेकिन यूके ने सब सच बता दिया। रिजेक्शन, अपमान और टूटे सपने, सब कुछ। ये सुनते ही सुजुकी गुस्से से आग बबूला हो उठी। कमरे में बिखरी कॉमिक्स, ड्राइंग टेबल, पेन, स्केच, वह सब उठाकर यहां वहां फेंकने लगी। कितनी बार कहा है तुमसे? वह चीखी, कॉमिक्स की दुनिया से बाहर निकलो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। एक ढंग की नौकरी तलाश करो, वरना जिंदगी भर ऐसे ही जूझते रहोगे। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, सालों से दबा हुआ दर्द भी था। इतने सालों से मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ी रही। सोचा था तुम जल्द कामयाब हो जाओगे तो फिर शादी करेंगे, खुशी से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन क्या मिला? मैं 34 साल की हो गई हूं। कब तक तुम्हारा इंतजार करूं? तुम कब सफल होगे? कब कुछ बन पाओगे? यह कहकर सुजुकी ने यूके को धक्का दिया और कमरे से बाहर निकाल दिया। आखिर यह उसका घर था और आज उसने फैसला कर लिया, यहां सपनों से ज्यादा जगह हकीकत के लिए है। रोते रोते उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से बोली, आज ही फैसला करो, या तो कॉमिक्स छोड़ दो और एक नौकरी ढूंढो, या फिर आज के बाद मेरी जिंदगी से निकल जाओ। जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलते, मुझसे संपर्क मत करना। यूके दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया, मन किसी पुरानी टूट चुकी किताब जैसा भारी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, सॉरी सुजुकी, सच में सॉरी। थोड़ा रुककर उसने कहा, अंदर मेरी गन का लाइसेंस रखा है, मुझे मेरा लाइसेंस दे दो, मैं जा रहा हूं। सुजुकी समझ गई, शायद यूके ने कॉमिक्स को ही चुना है और उसे पीछे छोड़ने का फैसला किया है। उसने दरवाजा नहीं खोला, बस बिना कुछ बोले लाइसेंस बाहर रख दिया। यूके लंबे समय तक बाहर की बेंच पर बैठा रहा। न बोलने के लिए कोई बचा था, न सुनने वाला कोई। वो रात वहीं बीत गई, चुप, ठंडी और अकेली। अगले दिन उसने अपना सामान उठाया और अपने छोटे से ऑफिस में ही शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। सुबह जब वह काम में खुद को डुबाने की कोशिश कर रहा था, तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। शहर में एक अजीब वायरस फैल गया है। संक्रमित लोग बेकाबू और असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। रिपोर्टर कह रहा था कि यह वायरस अब धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रहा है। उसी दौरान उनके ऑफिस में मिथु ने बताया कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही। उसका शरीर बहुत भारी और बीमार सा लग रहा है। यह कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। एक कोलीग ने बताया कि वह करीब 2 घंटे बाद डायरेक्टर के कमरे से बाहर आई थी। उसका चलना तक अजीब था, चेहरे पर जाने कैसी भयावह उदासी थी और उसके शरीर पर किसी के दांतों के निशान थे।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, वह डायरेक्टर के कमरे से बाहर आई थी और सब हैरान थे। डायरेक्टर की तो एक खुशहाल फैमिली है, फिर उसने मिथु के साथ ऐसा क्यों किया? वे लोग किसी गलतफहमी में पड़ चुके थे। तभी अचानक डायरेक्टर वहां पहुंच जाता है। वह कहता है कि आज उसका शरीर भी ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसलिए उसने दवा ली है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। उधर यूके कॉमिक्स लिखते लिखते थक कर सो गया था। तभी उसका फोन बजता है। कॉल सुजुकी की थी। उसे देखकर यूके बहुत खुश होता है। अपने साथियों को परेशान न करने के लिए वह बाहर जाकर बात करने लगता है। बात करते हुए उसकी नजर आसमान की ओर जाती है। कई हेलीकॉप्टर एक ही दिशा में उड़ते जा रहे थे। यह देखकर यूके का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे शक होता है कि कहीं शहर में फिर से वायरस तो नहीं फैल गया, क्योंकि टीवी पर भी ऐसी ही खबरें चल रही थीं। इसी बीच सुजुकी की आवाज में इमोशन झलकने लगते हैं। यूके पूछता है, तुम ठीक तो हो? तबीयत तो खराब नहीं? लेकिन सुजुकी धीरे से कहती है, यूके, मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने बहुत कुछ कह दिया था। तुम्हारे सपनों को छोटा समझा। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, उस वक्त जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्लीज घर लौट आओ। सुजुकी की बातें सुनकर यूके बेचैन हो उठता है। वह तुरंत उसे देखने उसके घर पहुंचता है, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। खामोशी छाई रहती है। वह दरवाजे की झिड़ी से झांकता है। सुजुकी बिस्तर पर एकदम सीधी लेटी हुई थी, जैसे बेहोश हो। यह देखकर यूके के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बार बार आवाज लगाता है, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। कुछ ही पल बाद सुजुकी अचानक अजीब तरह से उठ बैठती है। फिर उसका शरीर कांपने लगता है और वह बिस्तर से गिरकर जमीन पर तड़पने लगती है। यूके डर के मारे पीछे हटता है। धीरे धीरे सुजुकी दरवाजे की ओर बढ़ती है और जब यूके उसकी शक्ल देखता है, उसकी रूह कांप उठती है। सुजुकी अब इंसान नहीं रही थी, वह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह दरवाजा खोलकर यूके पर झपटने ही वाली थी कि यूके किसी तरह उसे रोक लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की होती है। इसी अफरा तफरी में यूके का फोन गिरकर टूट जाता है। सुजुकी उसे काट नहीं पाती, लेकिन दरवाजे में अपने दांत गड़ा देती है। यूके घबराकर उसे अपने कमरे में धकेल देता है, पर तभी वह फिर से उस पर टूट पड़ती है। यूके डर और सदमे में उसे जोर से धक्का देता है। सुजुकी गिर जाती है, उसका सिर जमीन से टकराता है और खून बहने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम जाती हैं। यूके के आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गन उठाकर वह वहां से निकल गया। रास्ते में एक पुल पर उसे एक लड़की दिखाई दी जो उसके घायल हाथ को पकड़कर चल रही थी। यूके आसमान की ओर देखता है। कई विमान किसी एक दिशा में उड़ रहे थे। अब उसे यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह भागकर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां टीवी पर खबर चल रही थी। शहर में ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जो भी इस वायरस से संक्रमित हो रहा है, वह कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी में बदल रहा है और आसपास के लोगों पर हमला कर रहा है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। टीवी के सामने उसका एक साथी बैठा था। उसके हाथ में बैंडेज बंधा था और उस पर खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। यूके अंदर पहुंचता है। फ्लोर पर किसी का शव पड़ा था। सिर बुरी तरह फट चुका था और चारों ओर खून ही खून फैला था। यूके समझ जाता है कि वह अब जिंदा नहीं है। उसी वक्त डायरेक्टर वहां आ गया। उसके शरीर में एक चाकू घुसा हुआ था। यूके ने कैजुअली उससे पूछा, तुम्हारा काम पूरा हुआ? लेकिन तभी पीछे से उसका एक साथी डायरेक्टर के सिर पर वार कर देता है। डायरेक्टर दोबारा उठता है और एक ही सवाल दोहराता है, क्या तुम लोग अपना काम पूरा कर रहे हो? यह देखकर उसका साथी, जिसका नाम सांग था, फिर से उस पर हमला कर देता है। सांग यूके से कहता है, टीवी पर बताया गया था, इन्हें मारने का सिर्फ एक तरीका है, दिमाग पर वार करो, वरना चाहे जितना हमला कर लो ये नहीं मरते। अगर मेरे पास गन होती तो मैं इन्हें खत्म कर देता, क्योंकि अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो अगला नंबर हमारा है, हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। यह कहकर सांग डायरेक्टर को खत्म कर देता है और यूके को अपनी बैट पकड़ाते हुए कहता है, अगर अपनी सुरक्षा चाहिए तो इसे अपने पास रखो। यूके उससे पूछता है, तुम इतने निर्दयी कैसे बन गए? लोगों को ऐसे मारना तुम्हें ठीक लगता है? सांग जवाब देता है, उन्होंने पहले मुझ पर हमला किया था, मुझे भी अपने जैसा ज़ॉम्बी बनाना चाहते थे। अगर मैं नहीं लड़ता तो अब तक मैं भी उनमें से एक होता। अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इसी बीच यूके अपनी बांह पर एक निशान देखता है, वही निशान जो सुजुकी ने काटते वक्त छोड़ा था। उसे याद आता है कि उस वक्त सुजुकी के दांत टूट चुके थे, इसलिए काटने का असर गहरा नहीं हुआ था। लेकिन तभी उसकी नजर सांग के पैरों पर जाती है। वहां भी किसी ज़ॉम्बी के काटने के निशान थे। यूके समझ जाता है कि सांग अब ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगा। सांग खुद भी यह महसूस कर लेता है कि उसका अंत करीब है और फिर वह खुद ही अपनी जान खत्म कर लेता है। यह सब देखकर यूके अंदर तक हिल जाता है।
इन घटनाओं ने उसके मन को झकझोर दिया था। कुछ ही देर बाद वही लड़की मिथु वहां आती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह यूके को देखते ही उस पर टूट पड़ती है, लेकिन यूके किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। वह सीधे सड़क की ओर दौड़ पड़ता है। शहर अब पूरी तरह अराजकता में बदल चुका था। कहीं लोग दूसरों पर हमला कर रहे थे, तो कहीं कुछ अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जब यूके सड़क के बीचों बीच पहुंचता है तो भीड़ बढ़ती जाती है। हर कोई पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। अब पहचानना मुश्किल था, कौन इंसान है कौन ज़ॉम्बी। यूके की सांसें तेज हो जाती हैं। वह भागते हुए एक पुलिस अफसर को देखता है और उसकी ओर मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन पास पहुंचकर पता चलता है कि वह अफसर भी अब इंसान नहीं रहा। वह भी ज़ॉम्बी में बदल चुका है और यूके पर झपट पड़ता है। यूके किसी तरह वहां से निकल भागता है। वह एक संकरी गली में मुड़ता है, तभी पीछे से एक गाड़ी तेजी से आती है और वह ज़ॉम्बी उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। यूके तेजी से आगे बढ़ता है। सामने एक टैक्सी खड़ी थी, जिसमें ड्राइवर आराम से सीट पर झपकी ले रहा था। यूके घबराहट में टैक्सी ड्राइवर को बार बार पुकारने लगता है। वह चाहता था कि किसी भी तरह उस गाड़ी से निकलकर इस डरावनी जगह से भाग जाए। वह जोर जोर से चिल्लाकर ड्राइवर को जगाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक लड़की उसके पास आती है। उसका नाम था हिरोमी, जो कॉलेज की स्टूडेंट थी और मुश्किल से एक ज़ॉम्बी से बचकर वहां तक पहुंची थी। हिरोमी यूके के पीछे छिप जाती है। यूके उस ज़ॉम्बी को देखकर एक पल के लिए अपने कॉमिक्स के हीरो जैसा महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह भी किसी हीरो की तरह उस राक्षस से लड़ सकेगा, पर उसकी यह कल्पना तुरंत टूट जाती है। उसी समय एक सूट पहने आदमी वहां आता है और टैक्सी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। यूके झल्ला जाता है। अरे, हम पहले आए थे। यह कहते हुए वह और हिरोमी भी अंदर चढ़ जाते हैं। यूके पीछे की सीट पर बैठता है, जबकि हिरोमी आगे की ओर। टीवी पर न्यूज चल रही थी। वायरस तेजी से फैल रहा है और वैज्ञानिक अब तक कोई वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं। इसी बीच यूके नोटिस करता है कि वह सूट वाला आदमी अजीब बर्ताव कर रहा है। वह लगातार पसीना पोंछ रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था। तभी यूके की नजर उसके हाथ पर जाती है। वहां काटने का निशान था, जिसे उसने कपड़े से ढक रखा था। धीरे धीरे उसका शरीर कांपने लगता है और वह बदलना शुरू कर देता है। यूके के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन हिरोमी अब तक कुछ नहीं समझ पाई थी। वह खिड़की से बाहर शहर की तबाही देख रही थी। सड़कें उजड़ चुकी थीं, इमारतों में आग लगी थी और हर जगह अफरा तफरी फैली थी। तभी उस आदमी की नाक से खून बहने लगता है। वह दर्द से चीखता है और अगले ही पल ज़ॉम्बी में बदल जाता है। हिरोमी अभी समझ ही रही थी कि क्या हुआ है कि टैक्सी ड्राइवर अनजान में उसे टिश्यू थमा देता है। ज़ॉम्बी वह टिश्यू पकड़कर सीधे ड्राइवर के हाथ में काट खाता है। अब वह यूके पर झपटने लगता है। गाड़ी चल रही थी, इसलिए बाहर निकलना नामुमकिन था। ज़ॉम्बी बार बार उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन टैक्सी की झटकों से भरी चाल की वजह से उसका वार सही जगह नहीं लग पाता। हिरोमी यूके को बचाने की कोशिश करती है। ड्राइवर, जो अब भी थोड़ी समझ रखता था, तुरंत बैकडोर का बटन दबाता है। यूके जोर से लात मारकर उस ज़ॉम्बी को गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पैर पकड़ लेता है। हिरोमी दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, पर गाड़ी के हिलने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। थोड़ी दूरी जाने के बाद वह ज़ॉम्बी एक लोहे की बीम से टकराकर दूर जा गिरता है और एक बस के नीचे दबकर वहीं खत्म हो जाता है। यूके और हिरोमी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उसके चेहरे पर भी अब वही लक्षण दिखने लगे थे। वह बड़बड़ाने लगा, ज़ॉम्बियों के लिए कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होते। हाँ, अब उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। वह गाड़ी को अनियंत्रित ढंग से चलाने लगा। दरवाजे टूटकर सड़क पर गिर रहे थे। इंजन की आवाजें तेज होती जा रही थीं। यूके किसी तरह हिरोमी को पकड़कर पीछे की सीट पर खींच लेता है, ताकि ड्राइवर उस पर हमला न कर सके। गाड़ी अब खुद जैसे उन पर हमला कर रही थी। तेज रफ्तार, टेढ़े मेढ़े मोड़ और फिर एक जोरदार टक्कर। टैक्सी कई बार पलटती है और आखिरकार जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। सिर पर लगी चोट के कारण यूके और हिरोमी दोनों बेहोश हो जाते हैं। काफी देर बाद जब यूके को होश आता है, तो वह देखता है हिरोमी अब भी बेहोश पड़ी है। चारों ओर सन्नाटा था और टैक्सी पूरी तरह मलबे में बदल चुकी थी। वे दोनों टैक्सी से बाहर निकलते हैं और सामने जो नजारा होता है वो दिल दहला देने वाला था। सिर्फ उनकी ही नहीं, एक के बाद एक कई गाड़ियां सड़क पर पलटी पड़ी थीं। चारों तरफ खामोशी का समंदर फैला था। इंसानों का कोई अता पता नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस सुनसान दुनिया में अकेले बचे हों। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर एक अपेक्षाकृत सुरक्षित लगने वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। हिरोमी अपना फोन निकालकर आसपास की स्थिति चेक करती है। स्क्रीन पर कई मैसेज नोटिफिकेशन झलकते हैं। सभी गवर्नमेंट नंबर से आए थे।
एक संदेश में लिखा था कि जो भी सर्वाइवर शहर में सुरक्षित हैं और जिनके शरीर पर कोई इन्फेक्शन नहीं है, वे माउंट फूजी की ओर चले जाएं। वहां उनकी हर तरह व्यवस्था कर दी गई है। माउंट फूजी जापान का एक पहाड़ था और दूर से उसका सिरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे यह पढ़ रहे होते हैं, हिरोमी का फोन अचानक ऑफ हो जाता है। बैटरी पूरी तरह खत्म थी। दोनों कुछ दूरी चलकर एक खाली जगह पर बैठ जाते हैं। दिन घटता गया और शाम उतर आई, इसलिए वे तय करते हैं कि यहीं रुककर रात गुजारेंगे। भूख सता रही थी। युकी के पास सिर्फ एक रोटी बची थी। वह उसका आधा हिस्सा कर हिरोमी को दे देता है। हिरोमी सच्चाई से मुस्कुराकर धन्यवाद करती है। लंबी घड़ियों के बाद दोनों अब तक एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते थे, तो हिरोमी अपना नाम बताती है और युकी से उसका नाम पूछती है। युकी कहता है, मेरा नाम युकी है, जिसका मतलब हीरो होता है। फिर हंसकर जोड़ता है कि असल जिंदगी में वह खुद को कुछ खास नहीं मानता। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसने कुछ बड़ा नहीं किया। हिरोमी उसका भरोसा बढ़ाती है। ऐसा मत सोचो, आज तुमने ही तो मेरी जान बचाई, यही असली हीरो होता है। फिर वह हल्के से चिढ़ाकर पूछती है, तुम्हारे पास बंदूक है, फिर उसे क्यों इस्तेमाल नहीं करते? युकी जवाब में पूछता है, और तुम्हारे पास क्या है अपनी रक्षा के लिए? हिरोमी एक आईपैड निकालती है। उसमें उसकी माँ की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड था। वह बताती है कि डर लगने पर वह माँ की आवाज सुन लेती है और तुरंत शांत हो जाती है। वह गाना प्ले करती है, एक ईयरफोन युकी को देती है और दोनों साथ बैठकर गाना सुनते सुनते धीरे धीरे सो ही जाते हैं। गाना नर्म और सुकून देने वाला था। उन दोनों के चेहरे पर कुछ पल के लिए चैन उतर आता है। अगली सुबह जब युकी की आंख खुलती है तो वह पाता है कि हिरोमी कंधे के साथ सटी हुई सो रही है, पर उसकी नजर कुछ और ही पकड़ लेती है। हिरोमी की गर्दन पर एक सांप काटने का निशान था। युकी का दिल जम सा जाता है। वह तुरंत अपनी बंदूक उसकी ओर तान कर पूछता है, यह निशान क्या है? क्या तुम संक्रमित हो गई हो? हिरोमी की आंखें आश्चर्य और कष्ट से खुल जाती हैं। उसे युकी का शक बर्दाश्त नहीं होता। फिर वह शांति से बताती है, 3 दिन पहले मैंने अपने पड़ोसी के छोटे से बच्चे को गोद में उठाया था, तभी उसने अचानक मुझे काट लिया। मैं संक्रमित नहीं हूं। अगर मैं सच में संक्रमित होती तो अब तक कुछ अलग नजर आता। मैं सामान्य ही हूं। फिर वह जिद्दी अंदाज में कहती है, अगर तुम्हें शक ही चाहिए तो मुझे गोली मार दो, इससे तुम्हारा संदेह मिट जाएगा। मुझे इस दुनिया में जीने का अब कोई मतलब नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई शक रहे। हिरोमी की यह बात सुनकर युकी को अपना व्यवहार गलत लगा। वह उसे सहलाकर कहता है, ऐसी बात मत करो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जैसे भी हूं, मैं माउंट फूजी तक पहुंचाऊंगा और तब तुम सुरक्षित रहोगी। इन शब्दों के साथ वे फिर से चल पड़ते हैं माउंट फूजी की ओर, लेकिन जंगल वाला रास्ता चुनते हैं क्योंकि मेन रोड पर रहना ज्यादा खतरनाक था। थके हारे कुछ समय चलते चलते वे एक जगह बैठकर आराम करते हैं। तभी हिरोमी अचानक कहती है, अब तुम्हें अकेले ही माउंट फूजी जाना होगा। हिरोमी धीरे धीरे रुक जाती है। उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। वह थकी आवाज में कहती है, अप्पो साहब, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा पाऊंगी। युकी घबरा जाता है। हिरोमी बताती है कि उसका शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा है, जैसे उसमें कोई जहरीली ताकत फैल रही हो। उसे एहसास होता है कि शायद वह ज़ॉम्बी में बदल रही है। वह कहती है, मुझे किसी ज़ॉम्बी ने काटा नहीं, लेकिन 3 दिन पहले जो पुराना जख्म था, शायद उसी से किसी ज़ॉम्बी के खून का वायरस मेरे अंदर आ गया। यह कहते हुए हिरोमी अपनी कांपती उंगलियों से अपना आईपैड युकी को देती है और कहती है, अगर कभी तुम्हें डर लगे तो मेरी माँ का गाया हुआ वो गाना सुन लेना। कुछ ही पल बाद उसकी सांसें अनियमित होने लगती हैं और धीरे धीरे वह ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। युकी के सामने वही लड़की जिसने उसे उम्मीद दी थी अब बदल चुकी थी। युकी का दिल टूट जाता है। हाथ में बंदूक है पर उंगली ट्रिगर तक नहीं जाती। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह चाहकर भी हिरोमी को गोली नहीं मार पाता। दिल पर पत्थर रखकर वह वहां से भाग निकलता है। दौड़ते हुए उसे दूर एक आदमी दिखाई देता है। युकी उम्मीद से उसकी तरफ बढ़ता है, रुको, मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही वह आदमी मुड़ता है, युकी का दिल थम जाता है। वह एक भयानक ज़ॉम्बी था। वह चीखते हुए युकी पर झपटता है। युकी पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ ही लेता है। तभी अचानक पीछे से कोई आता है और ज़ॉम्बी को धक्का मारता है। वह हिरोमी थी, पर अब वह इंसान नहीं रही थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब बदल चुके थे, लेकिन उसके अंदर कुछ इंसानियत अभी भी बाकी थी। वह ज़ॉम्बी को पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देती है और कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में बांट देती है। युकी यह सब देखकर डर जाता है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। हिरोमी उसकी ओर बढ़ती है। युकी पीछे हटता है, कहता है, मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन हिरोमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, धीरे से उसे जमीन से उठाती है। युकी उसकी आंखों में देखता है। वहां कुछ इंसानियत बाकी थी,
वह कांपती आवाज में कहता है, धन्यवाद मेरे जान बचाने के लिए। फिर वह बंदूक उठाकर जाने लगता है, पर कुछ कदम चलकर रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है, हिरोमी वहीं खड़ी है। अधमरी रोशनी में आधी इंसान आधी ज़ॉम्बी यूकी ठहर जाता है। उसके मन में एक विचार आता है, शायद वो पूरी तरह संक्रमित नहीं हुई, शायद उसके अंदर अब भी वो हिरोमी है। वह वापस लौटता है और तय करता है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों फिर से रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोड़ा हुआ घर दिखता है, जहां कुछ बचा खुचा खाना पड़ा था। वे दोनों वहीं बांटकर खाते हैं। पास ही एक नाले से साफ पानी भी मिल जाता है। दिन ढल जाता है। रात वे जंगल के एक सुरक्षित कोने में बिताते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। एक सुबह हिरोमी की हालत बहुत बिगड़ जाती है। भूख से उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। यूकी उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और धीरे धीरे रास्ता तय करने लगता है। चलते चलते उन्हें एक ट्रॉली दिखती है। उसमें सिर्फ सड़े हुए खाने के छिलके पड़े हैं, लेकिन उस पर माउंट फूजी रेफ्यूज बेस का एड्रेस लिखा होता है। दोनों की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। अब वे मंजिल के करीब थे। हिरोमी चल नहीं पा रही थी, तो यूकी उसे ट्रॉली में बैठा लेता है और उसे धकेलते हुए आगे बढ़ने लगता है। भूख और प्यास से दोनों कमजोर हो चुके थे, इसलिए रास्ते में वह एक सुपर शॉप में जाता है, उम्मीद में कि वहां कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाएं। शॉप के बाहर का नजारा भयानक था। टूटी गाड़ियां, बिखरे शव और सन्नाटा। वह किसी तरह हिरोमी को अंदर ले जाता है। अंदर उन्हें सबसे पहले एक कपड़ों की दुकान मिलती है। कई दिनों से वही पुराने कपड़े पहने थे, तो दोनों नए कपड़े पहन लेते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अब भी बाकी है, पर तभी एक ज़ॉम्बी अचानक अंदर घुस आता है और यूकी पर झपटता है। वह यूकी को काटने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने वार किया। ज़ॉम्बी की खोपड़ी फट जाती है। यूकी पलटकर देखता है, वहां एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम याबू था। वह भी एक सर्वाइवर थी। याबू हिरोमी की हालत देखकर उसके पास आती है। यूकी डर जाता है। उसे लगता है कि याबू हिरोमी को ज़ॉम्बी समझकर मार देगी। वह जल्दी से कहता है, वो बस सो रही है, उसे एक अजीब बीमारी है, नींद की। थोड़ी देर में याबू के साथ और लोग भी आ जाते हैं, एक सर्वाइवर टीम। वे सब हिरोमी को देखते हैं और आपस में सवाल करते हैं, क्या यह संक्रमित है? यूकी कहता है, नहीं, बस बहुत कमजोर है। एक आदमी शक करता है, लेकिन दूसरा कहता है, ज़ॉम्बी कभी नहीं सोते, तो ये लड़की ज़ॉम्बी नहीं है। ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं और यूकी हिरोमी दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। वे सब मिलकर ज़ॉम्बियों से बचने के लिए बिल्डिंग के पीछे छिप जाते हैं। छत के दूसरी तरफ कुछ लोग बर्तन बजा रहे थे ताकि शोर से ज़ॉम्बियां उधर चली जाएं। जब रास्ता साफ होता है तो याबू और उसकी टीम पीछे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है। यूकी भी मशक्कत करके हिरोमी को लेकर छत पर पहुंचता है। ऊपर एक नया संसार था। छत को उन्होंने अपने ठिकाने में बदल दिया था। वहां खाना, पानी, कपड़े, सबका इंतजाम था। टीम का मैनेजर यूकी से उसकी बंदूक मांगता है। उसे देखकर पूछता है, क्या ये असली बंदूक है? क्या तुम इसे चला सकते हो? यूकी मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैंने एक बार शूटिंग शो में फर्स्ट प्राइज जीता था। मेरे पास लाइसेंस भी है। मैनेजर खुश होकर कहता है, हमें तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत थी। सही वक्त पर तुम मिल गए। छत पर मौजूद घड़ी की दुकान का मालिक आगे आता है और यूकी को कुछ घड़ियां गिफ्ट करता है स्वागत के तौर पर। रात उतर आती है। हिरोमी के संक्रमित होने का राज छिपाने के लिए यूकी उसकी एक आंख पर पट्टी बांध देता है। रात में यूकी और याबू छत के किनारे बैठकर बातें करते हैं। याबू उससे पूछती है, पहले क्या करते थे तुम? यूकी जवाब देता है, मैं कॉमिक्स लिखता था। याबू मुस्कुराती है, कॉमिक्स? मुझे तो वो बोरिंग लगती हैं। फिर भी वह कहती है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमारी टीम में सुकून आया है। सब तुम्हें देखकर भरोसा महसूस करते हैं। तुमसे उम्मीद है कि तुम हमें बचाओगे। यूकी बस हल्का मुस्कुराता है। अंदर से जानता है कि जिसे सब हीरो समझ रहे हैं, वह खुद अब भी डर के साए में है। अगली सुबह यूकी हिरोमी से कहता है, फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर कोई तुम्हारी आंख के बारे में पूछे तो बस कह देना कि चोट लगी थी। वह ऊपर खड़ा होकर बाहर देखता है। सड़क पर घूमते दर्जनों ज़ॉम्बी बार बार वही हरकतें दोहराते हुए। तभी वही घड़ी वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है, ज़ॉम्बी हमेशा वही चीज दोहराते हैं जो उन्हें पसंद थी। यूकी की नजर अचानक नीचे सड़क पर जाती है। वह देखता है एक ज़ॉम्बी बार बार हवा में ऊंची छलांगें लगा रहा है, खुद को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा। दूसरी तरफ एक और ज़ॉम्बी किसी दुकान का दरवाजा खोलने की कोशिश में लगा है, जैसे उसे अंदर जरूर जाना हो। यूकी हैरानी से पूछता है, ये क्या कर रहे हैं? पास खड़ा वो घड़ी की दुकान वाला आदमी गहरी सांस लेकर कहता है, वो ज़ॉम्बी मेरी पत्नी थी। उसकी आवाज कांपती है। उसे शॉपिंग का बहुत शौक था। अब भी वो वही काम बार बार कर रही है ताकि खुद को जिंदा महसूस कर सके। यूकी कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। वो आदमी आगे कहता है,
हर ज़ॉम्बी अपनी पुरानी पसंद की चीजें दोहराता है, जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हो। तभी पीछे से मैनेजर की आवाज आती है, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। सभी छत पर जमा हो जाते हैं। मैनेजर गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, हमारे पास खाने का सामान बहुत कम बचा है, हमें नए खाने की व्यवस्था करनी होगी। टीम में सन्नाटा छा जाता है। वह आगे कहता है, सीधे रास्ते से शॉपिंग मॉल तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन हमारे एक पुराने साथी ने मरने से पहले एक मैप दिया था। मॉल के बेसमेंट से जाने का एक गुप्त रास्ता है। अगर हम वहां पहुंच गए तो महीनों का खाना मिल सकता है। मैनेजर यह सब सीधे यूकी की तरफ देखकर कह रहा था। यूकी असमंजस में पूछता है, लेकिन ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैनेजर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में तंज है। तुम्हारे पास बंदूक है, इसलिए जिंदा हो। हिम्मत हम में है, बस वो बंदूक हमें दे दो, बाकी काम हम संभाल लेंगे। यूकी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि टीम ने उसे सिर्फ उसकी बंदूक की वजह से जिंदा रखा था। तभी सीन अचानक बदलता है। टीम का एक गैंगस्टर टाइप आदमी हिरोमी के पास आता है। वो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता है। अब ये लड़की हमारी है। हिरोमी पीछे हटती है, लेकिन उससे पहले ही याबू वहां पहुंच जाती है। पीछे हटो, वो किसी की नहीं है। गैंगस्टर की टीम का एक आदमी याबू के गले पर चाकू रख देता है, जबकि दूसरा हिरोमी को जबरदस्ती खींच ले जाता है। हिरोमी की चीख गूंजती है, यूकी! यूकी दौड़कर वहां पहुंचता है। उसके पीछे मैनेजर और बाकी लोग भी। वह पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी बंदूक तान देता है। हिरोमी को छोड़ दो, वरना मैं सबको गोली मार दूंगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो सब हंसने लगे। यूकी की उंगलियां कांप रही थीं। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। अचानक हिरोमी ने जोर से धक्का दिया और उस आदमी को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपनी आंखों की पट्टी हटा दी। सबके चेहरे जम गए। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें अभी भी इंसानियत की झलक थी। मैनेजर बिना एक पल गंवाए पास रखा भाला उठाता है और सीधे हिरोमी के सिर की तरफ फेंक देता है। भाला हिरोमी के कंधे में धंस जाता है। यूकी चीख उठता है, नहीं मैं। उसके पास बंदूक थी, पर वो हिम्मत करके ट्रिगर नहीं दबा पाया। मैनेजर के लोग उसी मौके पर यूकी को पकड़ लेते हैं, उससे बंदूक छीन लेते हैं और उसे एक कमरे में घसीट कर ले जाते हैं। वहां उसकी बेरहमी से पिटाई होती है। उसी दौरान वो बंदूक गैंगस्टर के पास चली जाती है। वो हंसते हुए कहता है, हिरोमी मेरी थी, तुमने उसे मार दिया। अब बंदूक मेरी है और आज से मैं इस टीम का नया लीडर हूं। मैनेजर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। टीम में बगावत की हवा फैल चुकी थी। रात ढल चुकी थी। यूकी किसी तरह खुद को संभालकर कमरे से निकलता है। वह हिरोमी के टेंट की ओर जाता है। वहां याबू अकेली बैठी थी, उदास और चुप। यूकी उससे पूछता है, हिरोमी, वो जिंदा है ना? याबू उसकी ओर देखती है, फिर उसे पास बुलाती है। वह उसे एक दूसरे तंबू के अंदर ले जाती है। वहां हिरोमी लेटी थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन वह जिंदा थी। यूकी की आंखों में चमक आ जाती है। वह लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, वो जिंदा है। याबू कहती है, हाँ, मैंने उसका इलाज किया है। हिरोमी कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। उसके शरीर में एक खास तरह की इम्यूनिटी है। वो ज़ॉम्बी होते हुए भी सोच सकती है, समझ सकती है। यूकी हैरान होकर पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? याबू गहरी सांस लेकर जवाब देती है, मैं पहले एक हॉस्पिटल में नर्स थी। जब वायरस फैला तो मैंने अपने पेशेंट्स को छोड़कर भाग लिया। आज तक उस गिल्ट से नहीं निकल पाई, लेकिन हिरोमी को देखकर लगा शायद मैं एक बार फिर किसी की जान बचा सकूं। वह धीमे स्वर में आगे कहती है, अगर हिरोमी का शरीर इतना कंट्रोल में है तो शायद उसके खून से वैक्सीन बन सकती है। यूकी कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, याबू, तुमसे ज्यादा गिल्ट मुझे है। बंदूक होने के बावजूद मैं कभी इसे सही तरह से चला नहीं पाया, लेकिन अब। वह गहरी सांस लेकर आगे कहता है, अब मैं डरकर नहीं भागूंगा। मैं बेसमेंट मिशन पर चलूंगा। तुम हिरोमी का ध्यान रखना, वो अब हमारी उम्मीद है। याबू उसकी आंखों में देखती है। वहां पहली बार डर नहीं बल्कि साहस की झलक थी। और उसी पल कहानी अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ती है, जहां यूकी, एक कॉमिक्स हीरो, अब सच में हीरो बनने की राह पर निकल चुका था। यूकी अब गैंगस्टर की टीम के साथ जुड़ चुका था। मैनेजर के पास रखा भाला गैंगस्टर के एक आदमी ने छीन लिया। वे सभी बिल्डिंग के दूसरी तरफ से छत से नीचे उतरते हैं। ऊपर से टीम के बाकी सदस्य जोर जोर से आवाजें कर ज़ॉम्बियों का ध्यान भटका रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर यूकी और बाकी लोग बेसमेंट तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। वे टॉर्च की रोशनी में मैप देखकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक बेसमेंट की लाइट चालू होती है। उनकी आंखों के सामने खुलता है सुपर शॉप का अंदरूनी हिस्सा, जहां ढेर सारा खाना रखा था। सबके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। ठीक उसी समय लाउडस्पीकर पर कोई गाना बजना शुरू हो जाता है। सभी घबराते हैं। यह गाना कौन चला रहा है?
तभी उनकी नजरें मैनेजर की ओर जाती हैं, जो अब दिखाई नहीं दे रहा था। सब समझ जाते हैं यही सब उसी ने किया है, बदला लेने के लिए। गाने की आवाज सुनकर एक भयानक ज़ॉम्बी वहां दौड़ता है और एक टीम मेंबर पर हमला कर देता है। गैंगस्टर तुरंत गन निकालता है और उसे मार देता है, लेकिन सुपर शॉप के बाहर से अभी भी कई ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे। सब वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही वे बेसमेंट से बाहर निकलने वाले होते हैं, म्यूजिक फिर बजने लगता है और ज़ॉम्बी तुरंत उसी रास्ते की ओर दौड़ पड़ते हैं। गैंगस्टर अपने बचाव के लिए अपने ही टीम मेंबर्स को ज़ॉम्बियों की तरफ धकेल देता है। बाकी लोग अलग रास्तों से भाग निकलते हैं। कंट्रोल रूम में मैनेजर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हंसी थी और उसने और भी स्पीकर्स चालू कर दिए। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उत्साहित होकर कूदता है, वह सीधे हिरोमी के तंबू की ओर बढ़ जाता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी गैंगस्टर पर हमला कर देता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। यूकी अपने आप को बचाने के लिए सुपर शॉप के एक छोटे कमरे में छिप जाता है। वह बाहर से देखता है कि अंदर ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तभी फर्श पर पड़े वॉकी टॉकी से याबू की आवाज आती है, अगर कोई सुन रहा है, हमारी मदद करो। जॉन ने हमारे कई मेंबर पर हमला कर दिया, हमें बचा लो। यूकी बेचैनी में झुक जाता है। वह बाहर जाना चाहता है, लेकिन कल्पना में उसे लगता है कि ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेंगे। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वह हीरो की तरह चिल्लाता है और बाहर निकल आता है। सौभाग्य से वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था। यूकी थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन उसी पल एक ज़ॉम्बी उसकी बाह में कुतर देता है। यूकी हिम्मत जुटाकर उसे मार देता है। फिर उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ती है, वही घड़ियां जो घड़ी वाले ने उपहार में दी थी। उसके कारण वह फिर बच निकलता है। यूकी वॉकी टॉकी उठाता है और जोर से कहता है, डरो मत, मैं अभी आता हूं, मैं तुम्हें बचा लाऊंगा। फिर वह फ्लोर पर अपनी बंदूक ढूंढ लेता है और बहुत खुश होता है। इस बीच याबू ने हिरोमी को अपनी पीठ पर उठाकर बेसमेंट तक पहुंचा दिया था। वहां वही मैनेजर खड़ा मिलता है। याबू उसे रोकती है और कहती है, तुम अकेले आ सकती हो, लेकिन हिरोमी यहां छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन अचानक मैनेजर भी ज़ॉम्बी बनना शुरू कर देता है। याबू बिना समय गंवाए हिरोमी को लेकर भाग निकलती है। यूकी वहां पहुंचता है और मैनेजर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। भागते हुए एक और आदमी और घड़ी वाला वहां पहुंचते हैं, लेकिन चारों तरफ से ज़ॉम्बियों ने उन्हें घेर लिया। यूकी और बाकी लोग किसी तरह एक तरफ भागकर निकलते हैं। यूकी बताता है, मेरे पास अब 6 से गोलियां बची हैं। जरूरत पड़ी तो एक साथ कई ज़ॉम्बियों को मार सकता हूं। कोई घबराए नहीं। हिरोमी कहती है, यूकी, मैं तुम पर गर्व महसूस कर रही हूं। तुम्हारी वजह से सुरक्षित महसूस कर रही हूं। तुम असली हीरो हो। यूकी हौसला पाता है। वह ज़ॉम्बियों की ओर बढ़ता है, एक एक करके कई ज़ॉम्बियों को मार गिराता है। टीम के बाकी मेंबर भी उसकी मदद करते हैं। कई ज़ॉम्बियों के मर जाने के बाद सिर्फ 3 बचते हैं। तभी एक बहुत ताकतवर ज़ॉम्बी दौड़ता है, ऊंची छलांगें लगाता, बेहद खतरनाक। यूकी के पास केवल एक ही गोली बची थी। वह उसी ज़ॉम्बी के सिर पर गोली मारता है, लेकिन उसका सिर पहले से फटा हुआ था। गोली का कोई असर नहीं। अब यूकी के पास और गोलियां नहीं थीं। ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है। यूकी अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी का सिर पूरी तरह फाड़ देता है। अंततः वह ज़ॉम्बी मर जाता है। याबू के पास मैनेजर की गाड़ी की चाबी थी, जो उसने पहले छीन ली थी। तीनों मिलकर उसी गाड़ी में बैठते हैं और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। याबू हिरोमी के खून से वैक्सीन बनाने की कोशिश करना चाहती थी, ताकि दुनिया को ज़ॉम्बी वायरस से मुक्त किया जा सके। रास्ते में याबू यूकी से उसका नाम पूछती है। यूकी गर्व से बताता है, मेरा नाम यूकी है, मतलब हीरो। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। एक हीरो यूकी अपने साहस और हिम्मत के साथ दुनिया को बचाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका था।